के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। 25 मई से घरेलू विमान सेवा की शुरुआत हुई और खबर ये आ रही है कि 2 फ्लाइट्स में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। ये यात्रा कर रहे थे, इनमें से एक फ्लाइट एयर इंडिया की थी और दूसरी फ्लाइट इंडिगो की थी। एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली से लुधियाना जा रही थी। इसमें अलायंस एयर के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करने वाला एक कर्मचारी सफर कर रहा था, वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस फ्लाइट के सभी मुसाफिरों को स्टेट क्वारंटीन में भेज दिया गया। अगर 25 मई को चेन्नई से कोयम्बटूर गए इंडिगो की फ्लाइट में एक मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना मरीज और क्रू के सारे सदस्यों को क्वारंटीन कर दिया गया है। पौलमी साहा हमारी संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई है। पौलमी, आपसे डिटेल जानना चाहेंगे, ये जो 2 यात्री पाए गए हैं संक्रमित, ये यात्रा कर रहे थे, उस दौरान इनमें संक्रमण की पुष्टि हुई या फिर स्क्रीनिंग के दौरान ही पाया गया और उन्हें वापस भेज दिया गया? ये जब यात्रा कर रहे थे उसके बाद पता चला कि ये कोरोना पॉजिटिव है। उस वजह से जो अलायंस एयर का स्टाफ मेंबर था, सिक्योरिटी स्टाफ मेंबर, दिल्ली लुधियाना स्टाफ मेंबर, वो पहले से ही पंजाब गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स है कि पैसेंजर्स को उतरते ही मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में जाना पड़ेगा। तो 36 पैसेंजर्स जो हैं वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में है और अब एयर इंडिया का स्टाफ जो था, जो क्रू था उस फ्लाइट पर, वो भी क्वारंटीन में है। 4 मेंबर्स उनके क्रू के क्वारंटीन में है। इंडिगो फ्लाइट के जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी क्वारंटीन में है, होम क्वारंटीन में है 14 दिनों के लिए। ये चेन्नई कोयम्बटूर की फ्लाइट थी, ये मंडे की फ्लाइट थी। एयर इंडिया फ्लाइट कल की फ्लाइट थी, ट्यूसडे की। और ये सारे जो इंडिगो के क्रू मेंबर्स है वो होम क्वारंटीन में है। और पैसेंजर्स इस वक्त, क्योंकि वहां पर इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कोयम्बटूर में और निकल गए थे एयरपोर्ट पे, अब सारे पैसेंजर्स को नोटिफाई किया जा रहा है क्योंकि उन्हें अपना टेस्ट कराना होगा अब जाके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के तहत और उसके रूल्स के तहत। बस यही बात जो आ रही है सामने, जो कि थोड़ी अच्छी है, ये कि उस पैसेंजर के आसपास की सीटें सारी खाली थी, उसके आसपास कोई बैठा नहीं था। तो ट्रांसमिशन की जो चांसेस है वो जो रिस्क है वो काफी कम है। साथ ही पौलमी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना मान्य है, उसमें ये आ जाता है कि आप सेफ हैं या नहीं है, ग्रीन और ऑरेंज इस तरीके के मापदंड उसमें दिए हुए हैं। इसके बावजूद ये लोग फ्लाइट तक पहुंच गए, किस तरीके से स्क्रीनिंग हुई या फिर कहां पर लैप्स था? ये शायद नेहा एसिम्प्टोमेटिक पैसेंजर्स रहे होंगे जिनको आगे चलकर जब स्क्रीनिंग में पता चला कि ये शायद सिम्टम्स दिखा रहे हैं, शायद जब बोर्ड कर रहे हो पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन पे इन्होंने स्क्रीनिंग में कोई सिम्टम्स नहीं दिखाए और आगे चलकर पता चला कि इनके सिम्टम्स हैं और फिर इनको टेस्ट भी किया गया उसी दौरान, या फिर किसी के टेस्ट रिजल्ट अवेटेड थे ना। अलायंस एयर की सिक्योरिटी स्टाफ का जैसा केस है, एयरलाइन स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ कॉन्स्टेंटली ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनका हर दौरान बीच में गैप्स में ही टेस्ट होता रहता है और उस दौरान ये नहीं होता कि वो वेट कर रहे होते हैं कि रिजल्ट है। तो शायद उनका रिजल्ट उसी दौरान आया जब वो अपनी अगली ड्यूटी के लिए लुधियाना पहुंच रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया पौलमी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। पौलमी साहा हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी किस तरीके से 2 संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद अब तमाम एहतियातन इंतजाम किए गए हैं। एक बार फिर से कोरोना से जुड़े आंकड़ों की बात करेंगे क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना काल बनकर टूट रहा है। बीते 24 घंटे में 97 मरीजों की जान जा चुकी है, जो एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र की अगर बात कर लें, यहां पर कोरोना का आंकड़ा 54,000 को पार कर गया है, जबकि मुंबई में संक्रमितों और मौत का आंकड़ा डराने वाला है। महाराष्ट्र इस वक्त सबसे बड़े कोरोना संकट के दौर से गुजर रहा है। वायरस ने राज्य पर सबसे बड़ा अटैक किया है। लॉकडाउन और तमाम कड़े नियमों के बावजूद कोरोना वायरस तेजी से महाराष्ट्र को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। राज्य में तेजी से भागता कोरोना मीटर मंगलवार को दहशत भरने लगा। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना ने 97 लोगों की जिंदगी छीन ली, जो एक दिन में मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 1792 मौत हो चुकी हैं, जिनमें 97 मौतें सिर्फ बीते 24 घंटे में हुई हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा 54,758 तक जा पहुंचा है। बीते 24 घंटे में राज्य में मरीजों के आंकड़े में 2000 से ज्यादा का उछाल आया है। कोरोना से सबसे पस्त देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है। कोरोना का शिकंजा मुंबई पर किस कदर गहरा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब इसकी गिनती
ग्लोबल कोरोना हॉटस्पॉट में की जा रही है। मुंबई में बीते 24 घंटे में 39 मरीजों की मौत कोरोना से हो चुकी है, जबकि नए संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1000 को पार कर चुका है। मुंबई में अब तक कोरोना से 1065 मरीज दम तोड़ चुके हैं, जबकि 32,900 से ज्यादा संक्रमण का शिकार हैं। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी बस्ती धारावी भी कोरोना के कहर से बच नहीं पाई है। धारावी में कोरोना के मामले 1580 के पार जा चुके हैं, जबकि 60 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। मुंबई बेहद घनी आबादी वाला शहर है। ऐसे में मुंबई पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने की है। कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट फुट पर काम कर रहे मुंबई पुलिस के जवानों पर भी कोरोना का कहर टूटा है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस में कोरोना के 90 नए केस आए हैं, जबकि 2 संक्रमित पुलिस वालों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र पुलिस में अब तक 1889 पुलिस वाले संक्रमित हैं। इनमें 207 अफसर और 1682 पुलिसकर्मी हैं। एक अफसर समेत कुल 20 पुलिस वाले कोरोना से जंग हार चुके हैं। हालांकि 838 पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। अब मुंबई के सामने सबसे बड़ी चुनौती मरीजों की देखभाल करने और कोरोना को आगे फैलने से रोकने की है। देखना है कि उद्धव सरकार इस महामारी पर कैसे काबू पाती है। साहिल जोशी, मुंबई आज। दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्येश, अब वो लेवल आ गया है, वो स्तर पहुंच गया है कोरोना मरीजों का महाराष्ट्र में, जब रेड अलार्म यानी कि अब सायरन बजना चाहिए, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, कर्व फ्लैट नहीं हो रहा है, तमाम एहतियातन इंतजाम भी किए गए हैं उसके बावजूद। ऐसे में उद्धव सरकार पर एक बड़ी जिम्मेदारी है और उन्हें सहयोगी पार्टियों की भी मदद लेनी चाहिए, जिस बात का जिक्र कल भी किया गया था। जी अभी नेहा आपको बता दें कि जो टोटल फिगर एज पर द बुलेटिन जो महाराष्ट्र सरकार ने जाहिर किया है, 54,758 कुल केसेस महाराष्ट्र में दर्ज किए गए और उसमें से 36,004 केसेस केवल मुंबई में हैं। आपको बता दें कि 97 लोगों की पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में मृत्यु हो गई है और इसमें से 39 केवल मुंबई में हुई है। 39 लोगों की मृत्यु केवल मुंबई में हुई है। अब इसी वजह से जो भी स्टेप्स और मेजर्स हैं, जो भी कदम महाराष्ट्र सरकार उठा रही है, जो भी आरोग्य विभाग कदम उठा रही है, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की जा रही है, क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने ये भी देखा था कि बेड्स की कमी, हॉस्पिटल में बेड्स की कमी हो गई थी, जिस वजह से जो पेशेंट्स थे वो सफ़र कर रहे थे, लोग एडमिट नहीं हो पा रहे थे, उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही थी। इसीलिए क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए, नए क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए। MMRDA ग्राउंड पर 1000 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया और इसी तरीके से बहुत सारे अन्य क्वारंटाइन सेंटर्स नेशनल विलिंगडन क्लब, NSCI क्लब और अन्य क्लब्स में भी बनाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन के तहत बहुत सारे प्राइवेट अस्पतालों को भी कोविड पेशेंट्स की ट्रीटमेंट बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता मुंबई से जानकारी दे रहे थे किस तरीके से वहां पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय बन गया है। बहरहाल मुंबई में कोरोना की रफ्तार तमाम कोशिशों के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही। कोरोना पर अंकुश लगाने की चुनौतियों के बीच आए नए BMC कमिश्नर इकबाल चहल का क्या प्लान है, इस पर बात की हमारे संवाददाता साहिल जोशी ने। मुंबई में कोविड-19 पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा 32,791 तक पहुंच चुका है और लगातार मामले 1200 से 1500 की संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। आज मुंबई में 1000 से ज्यादा केसेस एक बार फिर ऐड हुए हैं। लेकिन क्या यह नंबर से डरने की जरूरत है? क्या BMC अब तैयार है इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? BMC के नए कमिश्नर आ चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ मुंबई के नए BMC कमिश्नर IS चहल इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो कुछ ही हफ्ते पहले मुंबई का जिम्मा संभाल चुके हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज की तारीख में। मिस्टर चहल, शुरुआत आपकी यहीं से होगी कि जिस तरीके से मुंबई में लगातार 1200 से 1500 केसेस बढ़ती जा रही है, किस तरीके से आप तैयार कर रहे हैं मुंबई को कि केसेस बढ़ने के बावजूद भी मुंबई में स्थिति गंभीर ना हो, उसके लिए आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? साहिल, सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज मौका दिया हमारी बाजू रखने के लिए। आपको मालूम ही अभी आपने बताया कि मुंबई में टोटल अभी आज करीब 32,000 से ऊपर केसेस हो गए हैं, 33,000 के नीचे हैं, पर इसमें जो एक्टिव केसेस हैं वो करीबन 23,000 हैं
और 23,000 के अलावा 15,000 लोग आज डिस्चार्ज हो चुके हैं जो ट्रीटमेंट के बाद में वो दे हैव बिकम नॉर्मल। अभी ये जो आंकड़ा है 23,000 का, ये हमें बताया गया था कि जो एक्सपर्ट्स हैं मुंबई में और दिल्ली में, उन्होंने हमें फर्स्ट वीक ऑफ मई में बताया था कि आपका ये आंकड़ा 40,000 से ऊपर जाने वाला है। इसलिए जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, हमने इमीडिएटली प्लान किया कि कैसे 40,000 बेड्स प्लान किए जाएं डीसीएच में, डीसीएचसी में और ट्रिपल सी में। और आपको खुशी होगी कि आज हमारे पास टोटल 31 मई को आने 5 दिन के अंदर अंदर 44,000 बेड हमारे पास रेडी हो जाएंगे, जिसमें से ऑलमोस्ट 40,000 रेडी हो चुके हैं। और 44,000 के अगेंस्ट आज हमारा अंदाजा है कि 31 मई को टोटल जो एक्टिव केसेस हैं, और हमें ये 33,000 के आंकड़े के ऊपर जाना नहीं है, हमें वो आंकड़ा देखना है जो अभी भी जिनका इलाज चल रहा है, जो अभी डिस्चार्ज नहीं हुए हैं। वो आंकड़ा जो है वो आज जो 24,000 है वो 27,000 से ऊपर जाने वाला नहीं है। इसलिए 27,000 के अगेंस्ट हमारी 44,000 की 44,000 की तैयारी है। क्या मुंबई अब पीक पर पहुंच चुकी है? आज की तारीख में मुंबई की तुलना अगर हम करें तो मॉस्को से बस एक कदम हम नीचे हैं नंबर ऑफ केसेस हर रोज बढ़ने के मुकाबले। तो क्या अब हम पीक पर पहुंच चुके हैं? एक बात अच्छी है कि हमारे यहां पर मोर्टेलिटी रेट कम है, लेकिन नंबर्स के मामले में, आंकड़े बढ़ने के मामले में क्या हमारा पीक आ चुका है? क्या हम देख सकते हैं कि अब डाउनवर्ड ट्रेंड यहां पर दिख पाएगा? साहिल, एक बंबई के जितने मेरे आदरणीय नागरिक हैं, ऑनरेबल जो हमारे सिटीजन्स हैं, और जितना ऑनरेबल यहाँ मीडिया है, उनको मेरी एक अपील है कि आज हमारा डेथ रेट 3.2% है और बड़ी जल्दी वो और नीचे आने वाला है। उसका कारण ये है कि हमने डायलिसिस का एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया है जिसमें टोटल हमारे पास आज टोटल 84 कोविड मशीन्स, डायलिसिस मशीन्स और 6 कोविड सस्पेक्ट मशीन्स हमने लगाई हैं और एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। यहाँ डॉक्टर बिच्छू हैं, एमिनेंट डॉक्टर, और ये दुनिया में पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर रियल टाइम डैशबोर्ड है। कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट उसको टैप कर सकता है coviddialysis.in को, और वहां पे स्लॉट बुक कर सकता है कोविड के लिए और सस्पेक्टेड कोविड के लिए। हमने सस्पेक्टेड कोविड के लिए सेपरेट डायलिसिस सेंटर बना दिया है और मुझे आश्वासन दिया गया है इसके बाद में कोई भी डायलिसिस पेशेंट की कोविड के डायलिसिस के कारण कोविड की डेथ नहीं होएगी। इससे ऑटोमेटिकली हमारा रेट गिरने वाला है। और मेरा कहना यह है कि अगर हम हमारी हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हमारी एम्बुलेंस मैनेजमेंट, हमारी बेड मैनेजमेंट और डॉक्टर की मैनेजमेंट सही है और हम अगर अपना डेथ रेट को हम नेशनल एवरेज पे मैच कर सकते हैं, तो तब केस चाहे आपके पास 10,000 हैं, चाहे 1 लाख हैं, चाहे 2 लाख हैं, उससे डरने की बात नहीं है। जब तक हमारे पास मैनेजमेंट की शक्ति है और लोगों को हम उनको ट्रीट करके 97%, 98% लोगों को हम ठीक करके घर भेज सकते हैं। तो एक तरफ मुंबई में कोरोना का विस्फोट है, दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों की समस्या खड़ी है। मुंबई से प्रवासी मजदूरों के निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। आधी रात का वक्त, प्रवासी मजदूरों का रेला मुंबई के लोकमान्य टर्मिनस की ओर बढ़ता चला जा रहा है। गोंडा जाना है तो किसी को आजमगढ़, किसी को पश्चिम बंगाल के किसी ठिकाने पर। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कतारबद्ध होकर मजदूरों का तांता रेलवे स्टेशन पर जुटता जा रहा है और देखते ही देखते जन सैलाब में तब्दील हो जाता है। प्रवासी मजदूरों का ये सैलाब कल दिन से ही जमा होने लगा था। बताया जाता है कि पुलिस की देखरेख में इन मजदूरों को रेलवे स्टेशनों पर पहुंचाया जा रहा था। रात के 11 बज चुके हैं और हम लोग लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे मौजूद हैं। हम शाम 7 बजे से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हजारों की तादाद में जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं महाराष्ट्र से, मुंबई से ज्यादातर, किस तरीके से यहाँ बैठ के टर्मिनस पे घंटों बहुत लोग सुबह के आए हुए हैं, बहुत दोपहर के घंटों ट्रेनों का वेट किया जा रहा है, बट ट्रेन नहीं अभी इनको मिल पाई है, ना ही इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है। सर कितने घंटे से खड़े हैं? 4 बजे से खड़े हैं। कहाँ जाना है? जगह रखिए। यूपी जाना है आजमगढ़। कुछ बताया गया है कब आएगा? कुछ भी नहीं, हम लोग को 4 बजे वहाँ से मतलब भेज दिया गया बस से, इधर लाके छोड़ दिए और अंदर भी नहीं ले रहे। अंदर भी नहीं ला रहे? ना, अंदर भी नहीं ले रहे। अगर हम यहाँ पे किसी से बात कर पाए, मैम से बात कर पाए। सर कब से आए हुए बताइए? 3:30 बजे से। 3:30 बजे से आए। कहाँ से आए? धारावी से। धारावी से आए। यूपी जाना है, लखनऊ। हाँ। कोई बताया नहीं गया है आपको? मुझे कुछ नहीं। कोई बंगाल से भी है यहाँ पे? बंगाल से भी कोई है? आपको कहाँ जाना है सर? हमको गोंडा जाना है। तो कितने बजे से आए हुए? हम तो यहाँ 12 बजे से खड़े हैं। 12 बजे से खड़े हैं। दोपहर के 12 बजे से?
हम लोग घाट गोबर से आए, 11 बजे से खड़े हैं, ना अंदर ले रहे हैं और ना कुछ बता रहे हैं ट्रेन के बारे में। महिला भी हैं, अगर थोड़ा इनसे बात कर पाए दूरी बनाते हुए। मैम, कब से आप बैठे हैं? 2 बजे से हम लोग यहाँ आए, वहाँ से बताया ट्रेन कहाँ जाना है? हमको यूपी जाना है। बताया कुछ ट्रेन कब आएगी? नहीं, अभी नहीं बताया। मुंबई के लोकमान्य टर्मिनस पर ज्यादातर प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मिले। श्रमिक हैं जो अभी वेस्ट बंगाल के लिए बैठे हैं यहाँ पर। किसी को भी ये जानकारी नहीं दी गई है कि ट्रेनें कब आएंगी। आप लोग कब से मैम आके बैठे हैं यहाँ पे? 2 घंटा हो गया आके बैठे हैं। सब लोग बंगाल जाएंगे? हाँ, बंगाल जाएंगे। अभी जानकारी नहीं दी गई है कुछ भी? नहीं, जानकारी कुछ भी नहीं है। खाली इतना सा जानकारी है जो अपने लोग का ट्रेन है इधर से 11 बजे। 11 बजे बोला गया? हाँ, वो 11 बजे बोला गया है। तो किसी को बताया गया है 8 बजे, किसी को बोला गया है 9 बजे, किसी को बोला गया है 11 बजे। एक इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी एक सेम इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। और आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में श्रमिक जो मुंबई से हैं, चाहे उनको बंगाल जाना हो चाहे यूपी जाना हो, वो यहाँ पे अभी रुके हुए हैं, पर किसी तरीके के ट्रेन का फैसिलिटी नहीं दिया गया है। मजदूरों की इस मुश्किल के खिलाफ समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी धरने पर बैठ गए। आजमी के मुताबिक मजदूरों को स्टेशन भेजने का सारा जिम्मा पुलिस संभाल रही है और ये काम पुलिस से ठीक से हो नहीं पा रहा। जब ट्रेनें बुक होती है तो उनको बुलाया जाता है फोन करके, आइए आप। बेचारे सामान लेकर आते हैं 6 घंटे पहले, 8 घंटे पहले। उनको बस में बिठाकर स्टेशन छोड़ा जाता है और लाइन में खड़े रहते हैं। 4-5 घंटे यहाँ रहते हैं, 4-5 घंटे वहाँ खड़े रहते हैं। उसके बाद कह दिया था कि जाओ, ट्रेन फुल हो गई, जाओ अपने अपने घर। कैसे जाओ नहीं मालूम, कैसे जाओ, और नहीं जाओ तो पुलिस डंडे मारती है। प्रवासी मजदूरों को पश्चिम बंगाल भेजने के मुद्दे पर सियासत गर्म है। महाराष्ट्र से 41 श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन पश्चिम बंगाल जाने वाली थी, लेकिन अम्फान तूफान से हुए नुकसान की वजह से पश्चिम बंगाल के लिए इसकी व्यवस्था में मुश्किल हो रही है। आज की तारीख में हमने 145 ट्रेन्स प्लान की है। उसमें 145 ट्रेन्स में 41 श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है वो वेस्ट बंगाल जाने के लिए प्लान्ड है। लेकिन वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से जो एम्फन साइक्लोन के बाद रिहैबिलिटेशन एंड रिलीफ वर्क है उसके लिए कुछ इश्यूज रेज किए गए हैं। हमारे रेक्स बिल्कुल रेडी है इसमें, इसलिए हमने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और उनके जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनको रिक्वेस्ट की है कि आप वेस्ट बंगाल के नोडल ऑफिसर के साथ कोऑर्डिनेट करके हमें बता दीजिए इसमें। यही वजह है कि कल पुणे से 1400 श्रमिकों को पश्चिम बंगाल जाना था, लेकिन आखिरी वक्त पर पश्चिम बंगाल से संदेश आया कि वो इतने मजदूरों को लेने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ 400 मजदूरों को ट्रेन पर बिठाकर रवाना किया गया। जाहिर है रेलवे और राज्य सरकारों के बीच तालमेल का घोर अभाव है और इसका खामियाजा मजदूर भुगत रहे हैं। मुंबई से तनुश्री पांडे और एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो। और हर रोज की तरह एक बार फिर से कोरोना से जुड़े आंकड़ों का रुख करेंगे। मामलों की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और देश में कोरोना के कुल मामले 1,51,000 के पार पहुंच गए हैं। वहीं 24 घंटे में 6,387 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे के भीतर 170 लोगों की जान गई है। देश भर में 1,51,767 मामले हैं। ठीक हुए मरीज 64,426, मौतें 4,337 हैं। इसके साथ ही 64,000 से ज्यादा कोरोना मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। और अब बात लॉकडाउन में मिल रही छूट की करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में अब मंदिरों को खोलने का फैसला किया गया है। 1 जून से कर्नाटक में करीब 34,000 मंदिर खोल दिए जाएंगे, जिसे लेकर सियासत शुरू हो गई। लॉकडाउन में कब तक अपने भगवान से दूर रहेंगे, इस सवाल का पहला जवाब कर्नाटक सरकार ने 1 जून से मंदिरों को खोलने का निर्णय लिया है। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा, जिसके लिए सरकार जल्द ही SOP जारी करेगी। करीब 34,500 मंदिर को खोलने का फैसला किया गया है। आज से 52 मंदिरों में ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाए। सरकारों की ओर से सभी मस्जिद या चर्च को लेकर कोई फैसला नहीं आए हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक संगठन ने मस्जिद और चर्च को खोले जाने को लेकर सवाल खड़े किए। वहीं कांग्रेस भी अब सरकार पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। सरकार को मस्जिद और चर्च भी खोलना पड़ेगा। सारी चीजें एक साथ बंद हुई थी, ऐसे में सबको एक साथ खुलना चाहिए। धर्म के नाम पर राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ये सरकार का घमंड है
तो जनता सबक सिखाएगी। कर्नाटक के अलावा कई राज्यों से अब धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग तेज होती जा रही है। कई मंदिरों के बाहर संगठन प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में लगातार मंदिर खोलने की अपील की जा रही है। हालांकि कर्नाटक सरकार का यह आदेश कई सवाल भी खड़े कर रहा है, क्योंकि कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ। देश में केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में धार्मिक स्थलों को खोलना बड़ी मुसीबत बन सकता है। वहीं कर्नाटक के इस फैसले के बाद बाकी राज्यों में भी मंदिर खोलने की मांग बढ़ेगी। बेंगलुरु से नागार्जुन के साथ आज तक ब्यूरो। बात अब भारत और चीन के बीच तनाव की करेंगे। जिस वक्त पूरी दुनिया मिलकर एक वायरस से लड़ रही है, उसी वक्त चीन युद्ध की बात कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा है, वो भी तब जब लद्दाख में सीमा पर चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने आ चुकी हैं। सीमा पर तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति का बड़ा बयान। शी जिनपिंग ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को यह कहकर खलबली मचा दी कि चीन की सेना सैन्य लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। शी जिनपिंग का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब लद्दाख में सीमा पर भारत के साथ तनातनी है। मंगलवार को जहां एक तरफ चीन से सीमा विवाद पर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी रहा, वहीं बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति ने सेना को तैयार रहने को कहा। एक कार्यक्रम में शी जिनपिंग ने सेना से ताकत बढ़ाने, युद्ध के लिए तैयार रहने और देश की संप्रभुता को बनाए रखने का आह्वान किया। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों के प्रशिक्षण को व्यापक रूप से बढ़ाया जाए और सेना को युद्ध के लिए तैयार किया जाए। ये तस्वीरें उसी बैठक की है जहां शी जिनपिंग ने युद्ध की बात छेड़ी। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की बैठक में शी जिनपिंग सैन्य अधिकारियों से रूबरू हुए। सबसे खराब स्थिति की कल्पना करें, उसके बारे में सोचें और युद्ध के लिए अपनी तैयारियों, प्रशिक्षण को बढ़ाएं। तमाम जटिल परिस्थितियों से तुरंत और प्रभावी तरीके से निपटें। साथ ही पूरी दृढ़ता के साथ राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास संबंधी हितों की रक्षा करें। अभी ये साफ नहीं कि युद्ध की बात छेड़कर शी जिनपिंग किसे तेवर दिखा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त चीन के सामने दुश्मनों की लंबी फौज है। कोरोना को लेकर चीन की अमेरिका से तनातनी चल रही है। हांगकांग और ताइवान के मुद्दे पर भी वो घिरा हुआ है। भारत के साथ सीमा पर भी चीन के सैनिकों का टकराव बढ़ रहा है। इधर शी जिनपिंग अपनी सेना को तैयार रहने के लिए कह रहे हैं, उधर चीन से निपटने के लिए भारत ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ बैठक की। सूत्रों की माने तो बैठक में तय किया गया कि अगर चीन कूटनीति की भाषा समझ लेता है तो ठीक, वरना उसे जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बैठकों का दौर आज भी जारी रहेगा। आज आर्मी चीफ के साथ सेना कमांडरों की बैठक होने जा रही है। बैठक में चीन के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। ऐसे वातावरण के अंदर संयम की, धैर्य की और सूझबूझ की जरूरत है, और ये तीनों चीज हमारे प्रधानमंत्री जी के अंदर हैं। ये तीनों चीज इस सरकार के अंदर हैं, और हमारी सरकार अपनी सेनाओं के साथ बहुत अच्छे तरीके से इस सिचुएशन के साथ डील करेंगी। सवाल यह है कि क्या कोरोना पर घिरा चीन पूरी दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए युद्ध जैसी बात कर रहा है? खैर, चीन की चाल जो भी हो, भारत उसे हर तरह का जवाब है। गौरव सावंत के साथ दिल्ली से मंजीत नेगी, आज तक। ये 1962 नहीं 2020 है और चीन भारत जैसी महाशक्ति से सीधे टकरा नहीं सकता। भारत को करारा जवाब देना आता है, और आज हमने अनुभवी एक्सपर्ट से बात करके एक रिपोर्ट तैयार की है जो ये बताएगी कि भारत को ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। क्या चाहता है चीन? क्या चीन युद्ध चाहता है? क्या चीन चाहता है कि गलवान वैली में एक युद्ध हो जाए? क्या फायदा होगा उससे? वो एक ब्रिगेड लाएगा, हम एक ब्रिगेड ले जाएंगे, उसकी कुछ कैजुअलिटीज होंगी, हमारी कुछ कैजुअलिटीज होंगी, वो कुछ जमीन घेर लेगा, हम कहीं जमीन घेर लेंगे। क्या फायदा होगा उससे? क्या भारत से वाकई युद्ध चाहता है चीन? जो परेशानी में वो पड़े हुए हैं उसको से निकलने के लिए उन्होंने मल्टीपल फ्रंट्स पे कर रहे हैं। इधर इंडिया को तंग कर रहे हैं, उधर
साउथ चाइना सी में कर रहे हैं, उधर नेपाल को उकसाया हुआ है कि हमारे खिलाफ बोलो कि ये रोड आपने हमारे एरिया में बनाई है। ऑल दिस लद्दाख से लेकर सिक्किम तक जिस तरह चीन ने सीमा पर हलचल बढ़ा दी है, हर किसी के मन में यही सवाल है। चीन और भारत के बीच जो सीमा है उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। इसे 3 हिस्सों में बांटकर अगर हम चीन के अतिक्रमण की घटनाएं देखें तो तस्वीर परेशान करती है। 2018 में पश्चिमी सेक्टर में 284 घटनाएं हुई, पूर्व में 89 और मध्य में 31। 2019 में पश्चिमी सेक्टर में यह बढ़कर 497 हो गई, पूर्व में 138 और मध्य में 28। इस साल के केवल 4 महीनों में 170 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 130 केवल लद्दाख में है। चाहे उनकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो, चाहे उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो, चाहे उनकी पूरी वर्ल्ड की तरफ से घेरा डल रहा हो, चाहे उनको शिकत मिल रही हो ताइवान में, चाहे हांगकांग में, परेशान है शायद। और एक बात आपको मैं कहूँ हिंदी में कि जब एक आदमी पिटना शुरू हो जाता है ना, तो वो ज़रा ज़्यादा ही परेशान शुरू हो जाता है। देन ही बिगिंस टू शो ऑल काइंड्स ऑफ क्या कहते हैं वेरी इमेच्योर एक्टिविटी। तो मैं तो इस समय कहूँगा कि ये बड़ी इमेच्योर एक्टिविटी है चाइना की, और हमें इसमें कतई चूकना नहीं चाहिए। ना मिलिटरीली चूकना है, ना डिप्लोमेटिकली चूकना है, ना पॉलिटिकली चूकना है। साइमल्टेनियसली लद्दाख में और सिक्किम में भी मुगतांग वैली में इंट्रूजन किया, तो उसने, और बीच में नेपाल आ गया, तो उसने अपना जो दायरा जो हमको छेड़ने का है वो बढ़ा दिया है। इस मामले को अगर हमने ख़त्म करना है और चाइनीज़ को पीछे भेजना है तो तरीका सिर्फ यही है कि आप वहाँ डटे रहो, आप घबराओ मत, ये करना ज़रूरी है। जिन इलाकों तक चीन घुसपैठ कर, मैं ये समझता हूँ कि militarily we are equally strong at the point of contact, therefore there is nothing to worry. अगर confrontation होती है militarily, मैं ये नहीं कहता होनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ ना हो तो अच्छा है, लेकिन खुदा न खास्ता हो गई कहीं तो we will match them. इस समय भारत में आप देखेंगे कि we have 1,000 army all of tigers, and fortunately we are also led by tigers. टाइगर्स में इस मारे कह रहा हूं कि टाइगर्स एट द आर्मी लेवल्स, वेरियस एचेलॉन्स ऑफ आर्मी एज वेल एज वेरियस एचेलॉन्स ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। सीमा के जितने बड़े दायरे को चीन ने इस बार एक्टिवेट किया है, ऐसा पिछले कई दशकों से देखने को नहीं मिला है, या यूं कहें कि 62 के युद्ध के बाद पहली बार इस तरह का कुछ हो रहा है। चीन युद्ध लड़ने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन वो धमकी यही देना चाहता है। लेकिन चीन की एक स्ट्रैटेजी को और ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जितना भीतर दाखिल हुआ है वो भारतीय सीमा के बहुत अंदर है, और भारतीय सेना जो है उसे केवल डटकर बिना पलकें झपकाए अपनी जगह पर मुस्तैदी से रहना होगा। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। बात मौसम की करेंगे। लॉकडाउन में जनता को घर की दहलीज तक ही रोकने का काम अब गर्मी कर रही है, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि दोपहर में सड़क सुनसान हो जाती है। उत्तर भारत में गर्मी का आलम यह है कि सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। मंगलवार को गर्मी का जो रौद्र रूप दिखाई दिया, उसने आने वाले दिनों की तपिश को बढ़ा दिया है। डिग्री तापमान वाली गर्मी दिल्ली में 47.6 तक पहुंच गया तापमान। दिल्ली की सर्दी ही नहीं, अब दिल्ली की गर्मी भी सता रही है। मंगलवार का दिन दिल्ली के लिए सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के साथ पालम इलाके में पारा 47.6 डिग्री तक पहुंच गया। मंगलवार को दिल्ली देश का तीसरा सबसे गर्म शहर रहा। 22 साल बाद दिल्ली के आसमान से ऐसी आग बरसी। इससे पहले साल 1998 और 2002 में तापमान 46 डिग्री के पार पहुंचा था। मंगलवार को दिल्ली के सफदरजंग में 46 डिग्री, पालम में 47.6 डिग्री और लोधी रोड पर 45.4 डिग्री और आया नगर में 46.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। I would say that people who are going out, especially during the midday, need to be extra careful, properly hydrated, should wear a cap or have an umbrella, and especially elderly or small children should avoid going out when the temperature is very high. दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर राजस्थान के चूरू में भी गर्मी ने अपनी परीक्षा ली।
मई के महीने में ही चूरू का पारा 50 डिग्री के पार पहुंच गया। न्यूनतम तापमान भी 31 डिग्री से ज्यादा रहा। यूपी बुरी तरह गर्मी से बेहाल नजर आ रहा है। कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, हर कहीं गर्मी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। कई इलाकों में तो पारा 47 डिग्री तक जा चुका है। बिहार के गया में प्रचंड गर्मी ने 24 घंटे में 2 लोगों की जान ले ली। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से खूब पानी पीने और दोपहर में घर में रहने की सलाह दी है। हरियाणा, पंजाब में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। हरियाणा के हिसार में तो पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश के 14 शहरों में लू के हालात हैं। मौसम विभाग ने रेड और येलो अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान का सामना कर चुके ओडिशा के 10 जिलों में भी हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। झारखंड के भी 4 जिले गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार में लोगों को लू से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों तक हालात सामान्य नहीं होने वाले। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कुछ हिस्सों में लू चल सकती है। वहीं कुछ जगहों पर प्रचंड लू के थपेड़े महसूस किए जा सकते हैं। उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में 29 और 30 मई को धूल भरी आंधी चलने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है, जिससे कुछ राहत मिल सकती है। तब तक सावधानी बरतने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।